वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग जानेंगे BPAS 186 के यूनिट 4 का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आज जो है यूनिट 4 के जो है सेकंड क्लास रहेगी। इससे पहले एक क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। जो भी अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं, कवर नहीं किए हैं, उसको कवर कर लीजिए ताकि आज के सेशन जो है आपको आसानी तरीके से समझ आए। वैसे मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको ईजिली तरीके से समझ आए। लेकिन वो जो कल का सेशन जो था, फर्स्ट पार्ट जो था, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जिसमें से हम लोग फर्स्ट पार्ट में हम लोग यूनिट जो है तनाव प्रक्रिया या प्रतिरूप को समझे थे और उसके बाद कार्यस्थल में तनाव के स्रोत को समझे थे बेहतरीन तरीके से। ये दोनों महत्वपूर्ण है। उसके बाद आज के सेशन में जो हम लोग ये समझेंगे कि जो है आपके जो 4.4 ये महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद 4.6 ये दोनों जो हम लोग कवर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसको देखेंगे हम लोग आज के सेशन में, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं। जैसे तनाव के परिणाम को सबसे पहले देखेंगे 4.4 को। जैसे कि हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे तनाव के परिणाम में हम लोग आ चुके हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं तनाव के परिणाम 4.4, इसको हम लोग आज कवर करेंगे। सुनिए, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको आसानी तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ से आप लोग देखिए, जैसे कि अब तक आप समझ ही गए होंगे कि तनाव ना तो किसी संगठन के लिए और ना ही लोगों की भलाई के लिए एक अच्छा होता है। ये जो है तनाव जो है ना ही किसी व्यक्ति के लिए, ना ही किसी के लिए, और ना ही किसी संगठन के लिए, ना ही लोगों की भलाई के लिए ये अच्छा होता है। तब से हम लोग तनाव के बारे में समझे हैं, तनाव के बारे में जाने हैं इससे पहली बार इस सेशन में। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है। क्या आप संभावित परिणामों या तनाव के परिणामों के बारे में सोच सकते हैं? क्या तनाव के बारे में आपका उसके परिणाम हो गया, उसके बाद जो है ना तनाव के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या उसके संभावित परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं? इस भाग में उसी के बारे में बताया गया है कि इस भाग में जो है ना हम 3 श्रेणियों के तहत कार्यस्थल पर तनाव के प्रमुख परिणामों को समीक्षा करेंगे। जिसमें से पहला पॉइंट आपका हो जाएगा कार्यस्थल तनाव के शारीरिक परिणाम। ये जो है किस तरह से जो है ना कार्यस्थल होते हैं। जैसे आप ड्यूटी पे हैं जो किस तरह से तनाव आएगा तो वहाँ से किस तरह से परिणाम होगा उसका, वही इसको में कहा जा रहा है। जैसे इसको देखिए यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ से आप तनाव के शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों से अवगत हैं। आप जो है तनाव के कारण से जो भी प्रभावित होते हैं आपके शरीर में, उसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं, जानते ही हैं क्या क्या परिवर्तन हो सकती है हमारे शरीर में तनाव आने के बाद, ठीक है। उसके बाद आगे है कल्पकालिक और दीर्घकालिक तनाव के आधार पर शरीर में ऐसे परिवर्तनों को मापना आसान है, जैसे कि हृदय गति, चयापचय परिवर्तन, श्वसन पद्धति, त्वचा की समस्याएं आदि। ये सभी जो हम लोग आसानी तरीके से जो है ना इस सबको परिवर्तनों को जो है ना ये जो हमारे शरीर में बदलाव आएगी उसको हम लोग माप सकते हैं। जैसे कि कोई हृदय रोका गया है, आप सही मतलब आप स्वस्थ थे, उसमें हृदय रोका गया तो आप समझ सकते हैं तनाव के कारण अगर आया तो आप समझ सकते हैं। त्वचा की समस्या आएगी तो समझ सकते हैं। ये जो है ना फिर आगे है तनाव से कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है। तनाव से जो है ना कोर्टिसोल स्तर के बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है ना रोग की बीमारी से अधिक घटनाएं होती है। रोग से जो है ना और अधिक घटनाएं होने लगती है। इसमें हृदय रोग, संज्ञान संबंधी हार्टी, टाइप 2 मधुमेह आदि शामिल है। ये सभी रोग इसमें शामिल हैं। अध्ययनों ने कार्यस्थल तनाव को अस्थमा, पेट के अल्सर, शराब और तंबाकू के दुरुपयोग और अनिद्रा से भी जोड़ा गया है। ये जो है कुछ थिंकर जो है अध्ययनकर्ता जो विद्वान थे, उसने कार्यस्थल पर जो तनाव होती है उसमें से कहा गया है कि अस्थमा हो सकती है, पेट के अल्सर हो सकता है, शराब और तंबाकू के दुरुपयोग हो सकता है और अनिद्रा हो सकता है, आधिनिंदे हो सकती है। जैसे कोई कार्यस्थल में जो है आपके ऑफिस से गए, ऑफिस से तनाव आ गया, तनाव आने के बाद जो आप शराब भी पीते हैं, ठीक है, शराब पीते हैं, तंबाकू करते हैं, ये सभी जो है उसका दुरुपयोग होगा, मतलब उस सबका दुरुपयोग से अब ओवरलोड पी लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है कार्यस्थल तनाव में मनोवैज्ञानिक परिणाम। कार्यस्थल तनाव के मनोवैज्ञानिक परिणाम में देखिए हम लोग क्या कहा जा रहा है। इसमें न केवल शारीरिक परिणाम बल्कि मनोवैज्ञानिक परिणाम भी है जो दीर्घकालिक तनाव के कारण समान रूप से समस्याएं हैं। देखिए ये जो है तनाव जब होती है, कार्यस्थल में तनाव होती है, यदि सिर्फ हम लोग शारीरिक परिणाम नहीं होते हैं, उसमें मनोवैज्ञानिक परिणाम है, वो साइको से भी होती है, साइकोलॉजी के परिणाम भी होता है उसका, ठीक है। उसके बाद है अवसाद और चिंता सामान्य मनोवैज्ञानिक विकार हैं। जैसे कि आप जो है ना सैड रहेंगे, चिंता में रहेंगे, चिंतित रहेंगे, ये सभी जो है मनोवैज्ञानिक के ही पार्ट हैं, मनोवैज्ञानिक के विकार हैं जो इस सदी की पीढ़ी में विकसित हो रहे हैं। जो अभी जो ना जब इसे कि किसी को तनाव में आया तो वो चिंतित हो जाते हैं, चिंतित में मतलब बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं इसके बारे में क्या है नहीं है, वो सब पछताते रहते हैं, ठीक है ना। ये हमारी पीढ़ी में भी विकसित हो रही है। उसके बाद अवसाद एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति उदासी या निराशा की अनुभूति करता है।
चिंता किसी भी अज्ञात चीज़ के बारे में आशंका या घबराहट की एक सामान्य स्थिति है। ये जो है चिंता जो है अज्ञात मतलब बिना चीज जाने हुए चीज़ें के बारे में आशंका या घबराहट मतलब होता है ना, चिंता जो होती है, अरे उसके साथ क्या होता होगा, अरे उसके साथ बुरा होता होगा, घबराहट होने लगती है कि अरे आगे मेरे साथ क्या होगा। ये सभी जो चिंता का एक अज्ञात है, बिना जाने हुए चीज़ों की एक जो ना बड़ा घबराहट की सामान्य स्थिति है। ठीक है, ये दोनों समस्याएं लंबे समय तक तनाव के कारण मस्तिष्क रसायन विज्ञान में परिवर्तन होने के कारण है। ये सभी जो ना चिंता जो होती है आपके माइंड का खेल है। आप माइंड में जब तक उसको लाएंगे तब तक आप चिंतित रहेंगे। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है इसमें। ओके, उसके बाद आगे कहा जा रहा है चिंतित भी एक अन्य मनोवैज्ञानिक समस्या है। आप जो चिंतित हैं वो भी एक मनोवैज्ञानिक का अनेक मतलब अन्य समस्या है। ठीक है, उसके भी जो तनाव के कारण होती है। यह पिछली घटनाओं के बारे में सोचना बंद करने और उनके बारे में निरंतर सोचने से की असमर्थता है। जैसे आप किसी घटना, जैसे आपके साथ कोई कुछ बीता हो, मान के चलिए एक एग्जांपल है, आपका ब्रेकअप हो गया हो, तो उसके बारे में सोचते हैं, सोचने के बाद आप चिंतित होते हैं। चिंतित ये सभी जो है ना मनोवैज्ञानिक समस्या है, एक तनाव का मनोवैज्ञानिक समस्या है। ठीक है ना। अब यदि आप सोचना बंद कर देंगे तो आप इस पर निरंतर समर्थक पा सकते हैं, समस्याएं से मतलब बच सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आगे कहा जा रहा है अतीत के बारे में निरंतर सोचने से भविष्य की मनोदशा प्रभावित हो सकती है। अतीत के बारे में हम लोग जो जितना निरंतर सोचेंगे वो जो है ना उसका मनोदशा जो है ना उसका घटते जाएगा। उसकी होप जो है ना, विश्वास जो है ना, होपफुल जो रहेगी वो घटने लगेगा, वो प्रभावित होने लगेगा। ठीक है ना। अफवाह तनाव के स्तर में वृद्धि करती है। ये जो ना अफवाह जो होगा उसमें जो ना और अधिक वृद्धि होते रहेगी। यहाँ तक कि निराशा और उत्तेजना भी कार्यस्थल तनाव के सामान्य मनोवैज्ञानिक परिणाम है। यदि यहाँ तक कि जो है ना आपका निराशा होना या खुश होना जो है ना, ये सभी भी जो ना कार्यस्थल जो अपनी ड्यूटी पे है, तनाव का एक मनोवैज्ञानिक परिणाम है। और आगे कहा जा रहा है लंबे समय तक थकावट और कार्य क्षेत्र में रुचि में कमी से बर्नआउट होता है। देखिए बर्नआउट जैसे इसके बारे में हम लोग फर्स्ट यूनिट में बेहतरीन तरीके से सरल भाषा में समझ चुके हैं। बर्नआउट होता है तनाव के प्रकार, तनाव होता है। ठीक है ना। तो जिसके कारण परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति जिस काम में संलग्न है वो ऊर्जा से निम्न स्तर या नौकरी में असंतोष की भावनाओं के कारण नौकरी की मांगों का सामना करने में सक्षम नहीं होता है। जैसे आप ये सब भी जो ना पहले भी देख चुके हैं कि नौकरी की मांगों की एक समस्या है तनाव के कारण जो ना। ठीक है, चलिए आगे अब नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कार्यस्थल तनाव के व्यवहारिक परिणाम। ये कार्यस्थल तनाव के व्यवहारिक परिणाम में कहा जा रहा है तनाव के मुख्य व्यवहार संबंधी परिणामों के कारण प्रदर्शन में कमी और निकासी, क्रोध और हिंसा, शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग में वृद्धि हुई है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि सभी तनाव खराब नहीं होते हैं, इसलिए सर्वोत्तम कार्य पद्धति के लिए तनाव सही अनुपात में होना चाहिए। बहुत अधिक या बहुत कम तनाव किसी के प्रदर्शन को खराब करेगा। ठीक है, देखिए कार्यस्थल तनाव में व्यवहारिक परिणाम का मतलब यही कहा जा रहा है कि ये जो तनाव जो है, सबसे पहली बात तो तनाव जो है ना बहुत खराब भी हो सकता है और जो है ना अच्छा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि तनाव जो है ना, स्ट्रेस जो है वो आपके लिए हानिकारक ही हो। ऐसा भी तनाव होते हैं जो खुशी के तनाव होते हैं। ठीक है ना। कभी कभी खुशी के पल, खुशी के आंसू भी आने लगते हैं। ठीक है, इसी तरह तनाव के जो ना अलग अलग प्रकार हैं, कभी खुशी के होते हैं, कभी गम के होते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसमें अब कहा जा रहा है, जैसे इसमें देखिए एक चित्र के माध्यम से समझाया है, अब इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं आसानी तरीके से, जितना वो मेंशन किया गया था उसमें ये चित्र के माध्यम से समझा दिया है। चलिए आगे की ओर देखते हैं हम लोग। आगे क्या कहा जा रहा है, जो है इसमें कहा जा रहा है संगठन में एक महत्वपूर्ण व्यवहारिक परिणाम निकासी है। संगठन में जो है एक महत्वपूर्ण इसका व्यवहारिक परिणाम जो है इसका, इससे छुटकारा पाना मतलब यहाँ से बाहर निकलना, वहाँ से निकासी है। ठीक है, यह काम पर व्यवस्था की कमी, असीमित समय, कार्य से अनुपस्थिति और यहाँ तक कि संगठन छोड़ने के रूप में दिखाई देता है। और तनाव के कारण पीछे नहीं हटने वाले लोगों को भी परेशानी होती है जो तनाव में होते हैं। यदि मान के चलो आप जैसे मान के चलते हैं अभी आपके सामने में एग्जाम है, वो आप एक प्रकार का तनाव में हैं, बिल्कुल हैं, हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हो, तनाव में हैं और तनाव में हैं फिर भी आप जो है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो वही एक प्रकार का है जो इससे भी आप परेशानी में आ सकते हैं, यही कहा जा रहा है इसमें भी। ओके, उदाहरण के लिए एक ऐसे लोग दूसरों को क्रोध, मनोदशा और हिंसा की ओर ले जा सकते हैं, जैसे नशीली दवाओं और शराब का दुरुपयोग तनाव के अन्य प्रबल व्यवहारिक परिणाम हैं। जैसे आप कोई तनाव में होता है, जैसे ऑफिस का काम करता है, देखिए ऑफिस की ड्यूटी जैसे समाप्त होगी, अब वो जो ना अधिकतर जाके अपना जो ना ठेला में मतलब ठेका में जो बैठ जाता है, शराब पीता है, तंबाकू पीता है अपने दोस्तों के यारों के साथ, उसके बाद घर आता है। वो एक प्रकार का तनाव ही है, ऑफिस का तनाव जो है। ठीक है, उसके बाद आगे कहा जा रहा है, जैसे नेक्स्ट पॉइंट है आपका 4 नंबर पॉइंट है व्यक्तिगत मतभेद जो है, व्यक्तिगत मतभेद ये आपस में मतभेद होते हैं। जैसे कि जिसमें 2 तरह के होते हैं, एक 2 बीमारी टाइप का होते हैं, एक टाइप ए, टाइप बी। ठीक है ना, उसके बारे में इसमें कहा जा रहा है। जैसे आपने अनुभव किया होगा कि किसी भी 2 व्यक्तियों की एक तनाव के प्रति समान
प्रतिक्रिया नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति को एक समान प्रकार का तनाव नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग अपने ज्ञान, कौशल और क्षमताओं और व्यक्तित्व के मामले में भिन्न होते हैं। तनाव एक प्रकार इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आप में भिन्नताएं हैं, हम में भिन्नताएं, हम और आप में दोनों में भिन्नताएं। जैसे मान के चलो आप पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, तो दोनों में जो है ना उसकी ज्ञान हो गया और क्षमताएं जो है, मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, आप वीडियोज़ देख रहे हो, हम दोनों में भिन्नताएं। इस प्रकार जो है ना किसी भी व्यक्ति में एक तरह से उसके जो है ना तनाव नहीं हो सकता है। इसमें यही कहा जा रहा है। सबसे अधिक शोध किए गए क्षेत्रों में से एक तनाव और व्यक्तित्व के बीच संबंध है। सबसे अधिक जो है ना शोध जो है किए गए क्षेत्रों के तनाव में व्यक्तित्व के संबंध में है। जैसे टाइप ए, टाइप बी व्यक्तित्व पर अधिक ध्यान दिया गया है, ठीक है ना। इस पर ये कहा गया है कि टाइप ए मतलब होता है कि ना टाइप ए व्यक्तित्व लक्षण उच्च स्तर की अधीरता प्रदर्शित करते हैं, चीज़ों की शीघ्रता से करते हैं और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होते हैं। ऐसे लोग तनाव का अनुभव करने से के लिए प्रवृत्त होते हैं, ठीक है। ये टाइप ए जो है वो सभी चीज़ों को सही तरीके से करने की कोशिश करते हैं, वो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होती है। उसके बाद टाइप बी कहा जा रहा है। टाइप बी में जो है व्यक्ति के पास समय के तात्कालिक नहीं होते हैं, वो जो ना उसके वो काम के प्रति कम समर्पित होते हैं, ठीक है। ये जो है ना टाइप ए बहुत ही अच्छी तरीके से वो अपने कार्य को समझते हैं। टाइप बी जो है ना वो समय के अनुसार कार्य करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये कहा जा रहा है दोनों में भिन्नताएं होती है। इसके बारे में यही समझाया गया है। व्यक्तिगत मतभेद आप समझ सकते हैं, व्यक्तिगत मतभेद जो है ना व्यक्तिगत में एक दूसरे में भिन्नताएं मतभेद होती है, ठीक है ना। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है। ओके, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक, पॉइंट हम लोग का कवर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग जाएंगे। अब इसको देखिए, इसको आप एक बार फिर से वीडियो सुन लीजिएगा, आप आसानी तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे लिए जो है वो देखिए उसको देखिए हमारे लिए नेक्स्ट टॉपिक जो है ये रहेगा निवारण तनाव प्रबंधन। निवारण तनाव प्रबंधन ये VVI रहेगा आपके लिए, हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। इसको कवर कर लीजिएगा, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए आप सभी, ठीक है, लास्ट तक सुनिएगा। जैसे इसमें कहा जा रहा है तनाव एक सर्वव्यापी घटना है। तनाव एक जो है सर्वव्यापी घटना है और इसकी व्यक्तिगत या कार्य जीवन से उपेक्षा नहीं की जा सकती है। ये जो है तनाव जो है सर्वव्यापी घटना है, एक प्रकार की घटना है, सर्वव्यापी घटना है, ठीक है ना। और इस पर व्यक्तिगत या कार्य जीवन से उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इस पर कोई तरह के जो है ना होप नहीं रख सकते कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। तनाव होता है, उस पर हम लोग होप नहीं रख सकते। तनाव जो है बेहतर हो, अच्छा हो, खराब हो, इस तरह से हम लोग अपना उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे कहा जा रहा है इस प्रकार निवारण तनाव प्रबंधन का सिद्धांत एक संगठनात्मक दर्शन है जो कष्ट और तनाव को रोकने और स्वास्थ्य को बढ़ाने देने में लोगों और संगठनों दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी पर जोर देता है। ये जो है इस प्रकार जो है इस तरह के निवारण जो होते हैं, निवारण जो है मतलब होता है निवारण मतलब उसका जो है सफलतापूर्वक से रूप से उसका जो है छुटकारा पाना, उसे समस्याओं से मतलब सॉल्यूशन करना, ठीक है ना। तो इसके बारे में कहा जा रहा है। इसके माध्यम से जो है ना निवारण तनाव प्रबंधन जो है 3 चरण शामिल है इसमें। एक है आपका प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। इसमें कहा जा रहा है प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य है तनाव पैदा करने वाली मांग या तनाव को कम करना। प्राथमिक का जो है ना प्राथमिक तनाव प्रबंधन, प्राथमिक निवारण तनाव प्रबंधन का कार्य है का उद्देश्य जो है तनाव पैदा करने वाले मांग या तनाव को कम करना होता है, यह संशोधित करना, यह समाप्त करना होता है। तनाव को मतलब जड़ से हटाना होता है, यह प्राथमिक कारण होता है। ओके, उसका द्वितीयक होता है। द्वितीयक रोकथाम का उद्देश्य जो है व्यक्ति या संगठन की मांग या तनाव के प्रति प्रतिक्रिया को बदलना या संशोधित करना है, ठीक है। उसका तीसरा है व्यक्ति या संगठनात्मक कष्टों के लक्ष्यों को ठीक करना, यह तृतीयक उस रोकथाम का उद्देश्य है। देखिए इसमें एक पॉइंट है व्यक्तिगत रोकथाम। ये व्यक्तिगत रोकथाम जो है ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा। देखिए इसमें कहा जा रहा है कष्ट को कम करने और भलाई को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्वनिर्देशित कार्य नीतियाँ हैं। व्यक्तिगत रोकथाम प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर की गतिविधियों में हस्तक्षेप शामिल है। ये जो है व्यक्तिगत रोकथाम में जो है ना हमारे लिए भलाई को बढ़ावा देने के लिए जो है ना विभिन्न प्रकार के जो है ना निर्देशित करते हैं, नीतियाँ बनाती है, जो है ना कार्य करती है। उसके बाद ये जो है ना रोकथाम जो है 3 प्रणाली थे, तीन चरण जो शामिल किया गया था, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। इस सभी गतिविधियों में जो ना हस्तक्षेप करने लगा था, हस्तक्षेप शामिल हो गया था, ठीक है। यहाँ प्राथमिक रोकथाम गतिविधियाँ सकारात्मक सोच, समय प्रबंधन और अवकाश की गतिविधियाँ हैं। यहाँ पर जो है व्यक्तिगत रोकथाम में प्राथमिक रोकथाम का यह उद्देश्य है कि जो है वो सकारात्मक सोच हो, सही सोच हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो, समय प्रबंधन हो, टाइम मैनेजमेंट हो, अवकाश हो, लीव हो, मतलब ये गतिविधियाँ हैं। उसके सोच की एक शैली सकारात्मक सोच है जो आशावादी है। सोच की एक शैली होनी चाहिए जो पॉजिटिव होती है और जो है होपफुल हो, आशावादी हो, ठीक है। ये किसी व्यक्ति
किसी व्यक्ति की भलाई उसके प्रदर्शन को बढ़ाता है और अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य विकारों के लिए कम संवेदनशील में योगदान देता है। ओके, आगे कहा जा रहा है समय के दबाव को तनाव का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। समय के दबाव को जो है ना तनाव का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। खराब समय प्रबंधन के लक्षण और सीमित समय सीमा, कम काम के अधिभार, आराम से अपर्याप्त समय आदि है। ये जो है समय के जो है ना दबाव को तनाव का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। देखिए आपके पास समय कम रहेगा और उसके बाद दबाव बहुत ही ज़्यादा रहेगा तो तनाव जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है ना, ये जैसे तनाव का स्रोत में से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत यही माना जाता है कि समय के दबाव। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है यदि आपके पास खराब समय रहेगा तो और उसका लक्षण जो असीमित समय रहेगा, उसके बाद आपके पास कुछ कर ही नहीं पाओगे, समय आपके साथ नहीं रहेगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है इस संदर्भ में प्रभावी समय प्रबंधन विधियां लक्ष्य निर्धारित कर रही है जो प्राप्त करने योग्य हैं। इस संदर्भ में जो है ना इस संदर्भ में मतलब कहा जा रहा है व्यक्तिगत रोकथाम में जो है प्रभावी समय जो है प्रबंधन जो है उसकी जो विधियां होती है, जो नीतियां होती है, वो एक लक्ष्य निर्धारित करती है कि इसको हमको करना है जो योग्य होती है। ठीक है, लक्ष्यों को प्राथमिकता देना, जो अपनी लक्ष्य होती हैं उसको सबसे ऊपर रखा जाता है, उसको प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना बनाना, जो है लक्ष्य तो बना लिए, अब लक्ष्य बनाने की हम लोग को रणनीति किस तरह से अपनानी चाहिए उसको करना चाहिए, उस पर ध्यान देगा। ठीक है ना, उसके बाद आगे कहा जाता है माध्यमिक तनाव का रोकथाम के लिए शारीरिक व्यायाम महत्वपूर्ण है। माध्यमिक प्राथमिक में ये कहा जा रहा है कि आपके लक्ष्य जो होंगे उसको प्राप्त करने के लिए बहुत तरह की नीतियां अपनाएंगे। उसके बाद माध्यमिक में कहा जा रहा है कि अपने स्वास्थ्य के लिए सही तरीके से रहने के लिए जो है ना आपको व्यायाम की जरूरत होगी। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट में कहा जा रहा है ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि एरोबिक व्यायाम दिल की कार्य प्रणाली को मजबूत बनाता है, विश्राम परिश्रम समग्र विकास में सहायता करता है, तनाव प्रबंधन में आहार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए ये तनाव जो है ना इसमें व्यायाम करना चाहिए। उसके बाद तनाव में के लिए खाने के लिए उसके बाद तनाव में जो है ना एक सेकंड, ठीक है, आप व्यायाम करेंगे तो उस तरह से बेहतरीन तरीके से आहार भी चाहिए, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आहार जो है। लेकिन उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले खाद्य पदार्थ रक्त रसायन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। देखिए मार्केट का जो है साग सब्जी, हरी सब्जी वो ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य बीज का होता है, तो उस सभी से जो हम लोग को बचना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार एक अच्छा आहार किसी व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने में सहायता करता है। एक अच्छी तरीके से जो आहार रहेगी, जो अच्छी तरीके से भोजन रहेगी, अच्छी तरीके से साग सब्जी रहेगा, वो हमारे स्वास्थ्य को जो है अच्छी तरीके से बढ़ाने में सहायता करेगा और कष्ट के प्रति कम संवेदनशील हो जाए और हमें कष्ट बहुत कम मात्रा में होने की संभावना होगी, संवेदनशील होगी। ठीक है, और देखिए आगे कहा जा रहा है संगठनात्मक तनाव प्रबंधन। ठीक है, लास्ट पॉइंट है ये संगठनात्मक तनाव प्रबंधन। संगठनात्मक स्तर पर तनाव प्रबंधन प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक रोकथाम में संलग्न है। अधिकतर प्राथमिक स्तर के रोकथाम में नौकरी का नया स्वरूप, भूमिका वार्ता और व्यवसाय प्रबंधन शामिल है। देखिए ये संगठनात्मक तनाव जो है, संगठनात्मक मतलब समूह हो जाएगा। समूह में जो है ना आप किस तरह से काम करते हैं, जैसे आपके समाज में कोई बेरोजगार है तो उसको नौकरी दिया जाएगा, उसके बाद उसके जो है ना कोई भूखे हैं तो उसको खाना दिया जाएगा। इस तरह के प्रकार के तनाव में है ये जो है संगठनात्मक तनाव प्रबंधन के अंतर्गत आएगा। जैसे कि आगे कहा जा रहा है नौकरी का नया स्वरूप कार्यकर्ता नियंत्रण में वृद्धि करता है। उसके बाद माध्यमिक रोकथाम के तहत टीम निर्माण और सामाजिक समर्थन पर विचार किया जाता है। माध्यमिक रोकथाम का लक्ष्य निर्धारण की गतिविधियों के माध्यम से भी लक्षित किया जाता है। ठीक है, माध्यम इसमें जो है ना कहा जा रहा है संगठनात्मक जो है एक लक्ष्य होती है, लक्ष्य में जो है ना उसको जो है गतिविधियां होती है उसको भी लक्षित किया जाता है, माध्यम से ही लक्षित किया जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, समझ ही जाएंगे। इस संबंध में लक्ष्य निर्धारण भूमिका संघर्ष और अस्पष्टता को कम करने में सहायता करता है और कार्य प्रेरणा को बढ़ाने में मदद करता है। देखिए इसमें यही कहा जा रहा है कि आपके जो है ना लक्ष्य होंगे, इसमें भी वही कहा जा रहा है लक्ष्य जो होंगे, लक्ष्य को गतिविधियां बनाएंगे, नीतियां बनाएंगे, राजनीति अपनाएंगे, उसके बाद उसमें जो है जो भी नियमें लागू होगी उसको सही तरीके से करेंगे, उसको आगे लक्ष्य को प्राप्त करने में जो भी कार्य होंगे वो करेंगे, वो हमारी सहायता करेगी। ठीक है, इस तरह से ये जो है कार्यस्थल में संगठनात्मक तनाव प्रबंधन को भी हम लोग समझ गए। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो है टॉपिक्स भी कवर हो गई है। देखिए यहाँ पे पॉइंट आप देख सकते हैं। देखिए मनोवैज्ञानिक वाले हम लोग पढ़ चुके हैं, ये इसको भी वो लोग कवर कर सकते हैं। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में इसको कवर कर सकते हैं। इसमें अभी जो है इसको भी कार्यस्थल में विकर्षण का स्पष्ट कीजिए। उसके बाद देखिए निवारण वाला है, ये सभी जो है हम लोग बेहतरीन तरीके से कवर कर चुके हैं। ठीक है ना,
चलिए, तो इस प्रकार देखा जाए तो यूनिट 4 जो हम लोग कवर कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुकी है आज के सेशन में। और बहुत ही जल्द यूनिट 5 भी स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ही जल्द, कल ही स्टार्ट कर देंगे। कल के सेशन में यूनिट 5 आएगी। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो भी चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जो है नेक्स्ट यूनिट जैसे भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। यूनिट 4 को कंप्लीट कर दिए हम लोग, उसके बाद यूनिट 5 बहुत ही जल्द आने वाली है। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और एक्सप्लेनेशन के बारे में ज़रूर से ज़रूर बताएं। उसके बाद जो भी डाउट हो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।